हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विदा गुरु। मैं मधु, केमिस्ट्री फैकल्टी। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th ICSE के फर्स्ट चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये बेस है पूरे केमिस्ट्री का, तो इस चैप्टर को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे सिंबल्स क्या होते हैं, फिर इतने सारे जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनका कैसे हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास हो रहे हैं या फिर जो हम रिएक्शंस करवाते हैं उन रिएक्शंस को कैसे हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, फिर उस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, उसका रीज़न, और उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए हम लोग क्लास 9th ICSE के फर्स्ट चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को वन शॉट में कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोग इस चैप्टर में क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री का लैंग्वेज, या फिर कह सकते हैं केमिस्ट्री का बेस। तो ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री का बेस है। तो इस चैप्टर को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं हायर क्लासेस में केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को समझना, तो इस चैप्टर को अभी समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहली बात, अगर मैं पूछूं मैटर क्या होता है, तो आई थिंक 99% स्टूडेंट्स को पता होगा, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई भी ऐसा चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे कम या ज़्यादा, उसे हम मैटर कहते हैं। और हमें ये भी पता है कि हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो मैटर से ही बना हुआ है। तो हम लोग केमिस्ट्री में ना मैटर के बारे में ही स्टडी करते हैं। अलग अलग चीज़ें हमको अपने आसपास सराउंडिंग में दिखती है ना, तो उन अलग अलग चीज़ों का क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग कंडीशंस में कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, उन सब के बारे में डिटेल में स्टडी हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में। तो मैटर क्या होता है ये सबको पता है। मैटर बेसिकली दो पार्ट में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कोई भी सब्सटेंस को। पहला है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर, जिसको इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। प्योर मतलब जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना हो, कोई भी एडल्टरेशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें आयरन रॉड की, लेट सपोज ये आयरन का रॉड है, तो ये किस चीज़ का बना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आयरन का एटम से ही बना होगा। अगर मान लीजिए कॉपर का बॉटल है, तो वो किस चीज़ से बना हुआ, सिर्फ और सिर्फ कॉपर का एटम से बना हुआ है। तो वो हो गया प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप का होता है, पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। अगर मैं बात करूँ आयरन एलिमेंट की, तो इसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करें कंपाउंड। कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एलिमेंट, अगर मैं पूछूं एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, तो शायद आप सबको पता होगा, दैट इज एटम, है ना। कोई भी एलिमेंट किस चीज़ से बना हुआ है, उसी का एटम से बना हुआ है। तो एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड एंड विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम ही पार्टिसिपेट करता है ना, अपना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो एटम, देखिए, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इट मीन्स अगर एक एटम है ना, तो उसको हम लोग ऐसे आधा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमें पता है कि एटम का भी सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, बट इसको हम लोग आधा टुकड़ा में नहीं कर सकते। अब कंपाउंड, लेट सपोज वाटर है, तो वो चीज़ हमें दिख रहा है ना। तो कंपाउंड किस चीज़ से बना होता है, तो मॉलिक्यूल से बना होता है। और मॉलिक्यूल क्या होता है, तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड, है ना। कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट, लेट सपोज अगर वाटर H2O का एक यूनिट ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम ऑक्सीजन का है। ये दोनों केमिकली बॉन्ड करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म किए।
तो ये सब क्या होगा, अगर वाटर की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल होंगे इसमें। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ CO2 के ही मॉलिक्यूल होंगे, एक कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया प्योर सब्सटेंस। अब इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन हो, ठीक है। अब मिक्सचर का एग्जांपल, लेट सपोज 2 एलिमेंट को हम मिला रहे हैं, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को मिला रहे हैं, या फिर किसी 2 कंपाउंड को मिला रहे हैं, तो क्या हो गया, हम लोग मिक्स कर रहे हैं, सिंपली मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं, एक और चीज़ मिस हो गया यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए हम लोग मॉलिक्यूल को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग केमिकल प्रोसेस के थ्रू इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल प्रोसेस के थ्रू लाइक फिल्ट्रेशन है ना, सेडिमेंटेशन, ये सब प्रोसेस से हम लोग इसके मॉलिक्यूल्स या इसके एटम्स को अलग नहीं कर सकते, राइट। लेकिन मिक्सचर, मान लीजिए कि आयरन कॉपर को मिक्स किया, तो इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस, इसका एग्जांपल लेट सपोज वाटर है, उसमें आप शुगर ऐड कर दिए और उसको मिक्स करेंगे तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है ना थ्रू आउट, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अब हेट्रोजीनियस क्या होता है, अनयूनिफॉर्म, है ना। लेट सपोज मडी वाटर में मड डाल दिए तो क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाता है ना। तो होमोजीनियस का एग्जांपल हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हो जाएगा सस्पेंशन और कोलॉइड। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हमें धीरे धीरे एलिमेंट्स मिलने लगी तो प्रॉब्लम आ रही थी कि एलिमेंट्स को हम लोग उसके पूरे नाम से आइडेंटिफाई कर रहे थे, हाइड्रोजन, कार्बन, हमें पूरा लिखना पड़ रहा था, है ना, इस तरह से। तो साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि अगर हम लोग इसका सिम्बॉल्स, है ना, एब्रिविएशन के लिए, किसी को पहचानने के लिए अगर हम लोग इसका सिंबल यूज़ करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा सोचा वो कौन थे, वो थे सर डाल्टन सर, ठीक है। उन्होंने एक्चुअली पिक्टोरियल ग्राफ, मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में बताया कि इस तरह का है तो ये कार्बन है ना, एक सर्कल है तो अब सर्कल में एक डॉट हो गया तो वो हाइड्रोजन हो गया, तो इस तरह से उन्होंने बताया। बट ये तो ज़्यादा दिन तक ये वैलिड नहीं रहा और इससे तो बहुत प्रॉब्लम, ये तो और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था। तो इसके बाद आए हमारे दूसरे साइंटिस्ट जो कि हैं बर्जीलियस। उन्होंने कहा कि जो भी इंग्लिश लेटर है ना, उसका फर्स्ट लेटर उसका सिंबल हो जाएगा, उसका एब्रिविएशन हो जाएगा। लेट सपोज कार्बन का C जो है ये इसका सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो है, जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं वो किसका दिया हुआ है, वो दिया हुआ है IUPAC रूल के हिसाब से। IUPAC क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं केमिस्ट्री में, है ना। तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री का दिखता है तो केमिस्ट्री तो होगा ही। तो सबसे पहले बात, इसके अकॉर्डिंग इंग्लिश नेम से जो सबसे पहला जो लेटर है वो उसका हो जाएगा सिंबल। लेट सपोज हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, H होता है, हम सबको पता है। उसी तरह से बोरोन का B हो जाएगा, ऑक्सीजन का O होता है, आयोडीन का I मतलब कैपिटल लेटर, और कार्बन का C। अब दूसरा, हाँ, लेट सपोज बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है ना जिनका एक ही लेटर से स्टार्ट होता है, तो उसमें हम लोग कैसे सिंबल यूज़ करते हैं, तो पहला जो लेटर है वो कैपिटल में ही होगा और उसके बाद का जो लेटर है वो उसका स्मॉल में हम लोग लिखते हैं। तो ये हो गया बेरियम। बिस्मथ का B कैपिटल और I स्मॉल। उसी तरह से C से देखेंगे तो कैडमियम भी है, कैल्शियम भी है, क्लोरीन भी है। तो कैडमियम को हम लोग कैसे लिखते हैं, CD से लिखते हैं, कैल्शियम को Ca से, है ना, क्योंकि Ca इसका यूज़ हो गया तो Ca तो नहीं लिख सकते, तो इसके बाद वाला लेटर तो CD हो गया। फिर क्लोरीन का Cl लिखते हैं, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, और बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट है ना जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उसके लैटिन नेम से या फिर ग्रीक नेम से, ठीक है। जैसे कि सोडियम का ग्रीक नेम में क्या बोलते हैं, नेट्रियम बोलते हैं, तो इसका सिंबल हो जाएगा Na। उसी तरह से गोल्ड को ऑरम बोलते हैं, दैट इज
AU हो गया इसका सिंबल। सिल्वर को आर्जेंटम बोलते हैं यानी कि AG हो गया। कॉपर को क्यूप्रम बोलते हैं, ये तो सबको पता होगा। अब आयरन को फेरम मीन्स Fe हो गया। अब पोटेशियम को कैलियम मीन्स K। तो ये होगा सिंबल्स। अब आते हैं नेक्स्ट। तो आइए स्टूडेंट्स अब जानते हैं कि सिंबल का आखिर क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो सबसे पहली बात, लेट सपोज कहीं पे सिंबल लिखा हुआ है Na, C, Fe, Cu, इन सब से आप समझ जाएंगे ना, अंडरस्टूड है। Na है, इट मीन्स सोडियम की बात हो रही है ना, सोडियम एलिमेंट। उसी तरह से C है, इट मीन्स कार्बन। Fe आयरन हो गया, Cu कॉपर हो गया, है ना। तो इससे आपको इस एलिमेंट के बारे में पता चलेगा। और दूसरा चीज़ ये पता चलेगा कि अच्छा सोडियम एलिमेंट इट मीन्स इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम के ही एटम होंगे, राइट। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको पता चलेगा कि इस एटम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग Z लिखते हैं। Z इज इक्वल टू इसको हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट। और यहाँ पे लिखते हैं ए क्या होता है, मास नंबर, जो बताता है इस एटम का कितना मास है, वो भी रिलेटिव मास। और रिलेटिव मीन्स किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग मास बताते हैं, तो वो हम लोग अभी आगे भी सीखेंगे। तो मास नंबर किसके बराबर होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। मास इन दोनों पे ही डिपेंड करता है, तो ये चीज़ हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। एटॉमिसिटी क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट दी एटॉमिसिटी ऑफ, कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात, एटॉमिसिटी होता क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है। और आपको ये भी पता है कि हर एक एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है ना, कुछ ही एटम एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस हो गए या कुछ मेटल हो गए। लेट सपोज अगर मान लीजिए He नियॉन इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका एटॉमिसिटी क्या होगा। तो आपको पता है कि नोबल गैसेस है ना, तो इनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास ड्यूप्लेट रूल है, ऑक्टेट रूल है। इनके पास क्या है, ड्यूप्लेट है और इसके पास ऑक्टेट रूल है, तो इसका एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा, 1। तो 1 को बोलते हैं मोनो एटॉमिक, ठीक है। ये सब टाइप्स हो गए। 2 अगर है, मान लीजिए लेट सपोज O2 मॉलिक्यूल है, इसमें कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो 2 है, तो ये हो जाएगा डाई एटॉमिक। फिर उसी तरह से ट्राई एटॉमिक, ओजोन O3 हो गया, या फिर H2O हो गया, CO2 हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक हो गया। फिर पॉली एटॉमिक, टेट्रा भी होता है जिसमें 4 हो गए, फिर 5 को पेंटा भी बोल सकते हैं। तो पॉली हो गया मतलब 5 या 5 से ज़्यादा को पॉली एटॉमिक डायरेक्टली बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा लाइक H2SO4, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, 3 और ये 4, टोटल 7 है, तो ये हो जाएगा पॉली एटॉमिक, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द एटॉमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला है NaCl। तो NaCl कॉमन सॉल्ट में कितने नंबर ऑफ एटम है, 2 है। एक क्या है, एक Na है और दूसरा Cl है, तो इसका एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा, डाई एटॉमिक हो जाएगा। उसी तरह से सल्फ्यूरिक का पॉली H2S, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, 3 है, तो 3 के लिए ट्राई एटॉमिक हो जाएगा। और ये फॉस्फेट आयन, इसका कितना हो जाएगा एटॉमिसिटी, तो 5 है, तो 5 को पॉली भी बोल सकते हैं या फिर पेंटा भी बोल सकते हैं। तो ये था। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है, एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन है। तो देखिए हाइड्रोजन आपको पता है ना, गैसेस जो है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, H2 के फॉर्म में, या फॉस्फोरस की बात करें तो वो P4 के फॉर्म में होता है ना, टेट्रा एटॉमिक। या फिर अगर सल्फर की बात करें तो S8 ऑक्टा एटॉमिक इस फॉर्म में रहता है, या फिर पॉली एटॉमिक भी इसको बोल सकते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन, क्योंकि हमको पता है कि हाइड्रोजन कभी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है H2 के फॉर्म में, तो इसका एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से हीलियम, ये तो नोबेल गैसेस है, तो इसका 1 ही हो जाएगा। लिथियम, ये एक मेटल है, तो इसका भी 1 होता है। नाइट्रोजन आपको पता है ये भी गैस है, अगेन ये किस फॉर्म में होता है, N2 के फॉर्म में रहता है, तो इसका हो जाएगा 2। फिर ऑक्सीजन का भी 2।
ठीक उसी तरह से यहाँ पे फ्लोरीन, तो F2 ये भी गैस है, तो F2 के फॉर्म में, तो डाइएटॉमिक। फिर नियॉन, नोबल गैसेस, सोडियम तो 1, फास्फोरस 4, सल्फर का 8। तो ये था एटॉमिसिटी। स्टूडेंट्स अब जानते हैं कि आयंस क्या होते हैं। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे एटम हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो अपने ही जैसे एटम या दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और वो उनका स्टेबल फॉर्म होता है। और आपको ये भी पता होगा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, और वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो कि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लेट्स सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं, लाइक सोडियम एटम और मैग्नीशियम की। तो सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है, 11, और मैग्नीशियम का है 12। तो आइए इन दोनों का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। ये तो आप सबको पता होगा, 2 8 2। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि सोडियम के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के पास 2 है। तो दोनों को स्टेबल होने के लिए सोडियम को अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा और मैग्नीशियम को अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। तो जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हो जाएगा Na+, क्योंकि ये 1 डोनेट कर रहा है। अब मैग्नीशियम 2 डोनेट कर रहा है तो इस पे आ जाएगा Mg2+। 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग प्लस लिखते हैं। अगर 2 3 है तो यहाँ पे नंबर लिखना ज़रूरी है। तो जो भी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है ना, और वो भी कैसा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, इसे हम कहते हैं कटायन, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें क्लोरीन की और ऑक्सीजन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, और उसी तरह से ऑक्सीजन का 26। तो अब क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कौन दे सकता है इसको इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम भी दे सकता है, सोडियम भी दे सकता है। तो लेट्स सपोज अगर सोडियम दे रहा है तो इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो क्योंकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इस पे आता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ऑक्सीजन को कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो लेट्स सपोज मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया, तो इस पे आ जाएगा कितना निगेटिव, 2 निगेटिव, क्योंकि ये 2 एक्सेप्ट कर रहा है। 1 अंडरस्टूड होता है इसलिए यहाँ पे नंबर लिखना नहीं है, लेकिन 2 3 हो तो लिखना है। तो ये भी क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल है ना उसको ही कहते हैं आयंस, ठीक है। तो आयंस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाले आयन और एक नेगेटिव चार्ज वाले आयन। और पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को स्पेसिफिक नाम है, दैट इज कटायन, और नेगेटिव चार्ज वाले आयन को कहते हैं अनायन। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक और टर्म है रेडिकल, रेडिकल के भी टाइप्स होते हैं, तो आइए उनको देखते हैं। रेडिकल क्या होता है, तो ये भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो कि एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है और इस पे भी चार्ज होता है, या पॉजिटिव या निगेटिव, तो इसको हम रेडिकल कहते हैं। ग्रुप ऑफ एटम, लेट्स सपोज सल्फेट आयन की बात करें, SO4 2-, ठीक है। तो ये क्या है, एक यूनिट है ना, सल्फेट आयन है, और यहाँ पे अलग अलग एटम है ना, और ज़्यादा एटम है, एक से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे कि ये रेडिकल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि OH हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, और NO3 नाइट्रेट, फिर फॉस्फेट, फॉस्फाइड, ये सारा क्या हो जाएगा, रेडिकल। अब रेडिकल भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बेसिक रेडिकल और एक होता है एसिडिक रेडिकल। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज एक NaCl लिखते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हम लोग लिखते हैं ना, तो सबसे पहला हम लोग पॉजिटिव चार्ज वाला लिखते हैं, उसके बाद निगेटिव चार्ज वाला लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा एसिडिक रेडिकल है और कौन सा बेसिक रेडिकल है। तो ये आप कैसे बताएंगे, तो ये जो भी पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कहते हैं
एसिडिक रेडिकल। और ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये बताइए कि NaCl कैसे बनता है, सॉल्ट, एसिड और बेस का रिएक्शन से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, है ना। तो बस वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और NaCl के कौन कौन एसिड और कौन सा बेस से बनेगा, दैट इज Na है, मतलब NaOH प्लस HCl। इससे क्या बनेगा, NaCl, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए हम इसकी बात कर रहे थे ना, तो Na कहाँ से आया है, Na आया है बेस से, राइट, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। और Cl कहाँ से आया है, ये एसिड से आया है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। तो जो भी कंपाउंड में पॉजिटिव वाला पार्टिकल्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे बेसिक रेडिकल, और नेगेटिव वाले पार्ट को एसिडिक रेडिकल। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब जानते हैं रूल्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड का हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, अब हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो लेट सपोज आपको बोल दिया जाए बेकिंग सोडा, है ना, या फिर वॉशिंग सोडा या ग्लूकोज, तो इन सब का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, तो वो सीखने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है, मतलब वो अपना कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट, गेन या शेयर कर रहा है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, जो कि 18 ग्रुप में है, राइट, है ना, क्योंकि 18 ग्रुप वाले जितने हैं वो सारे नोबल गैसेस हैं। और नोबल गैसेस का तो आपको पता है, इनके पास ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल है, ठीक है। तो ये हो गया वैलेंसी। तो अगर हम बात करें ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट है ना, इन सब का वैलेंसी क्या है, 1 है। ग्रुप 2 का 2 है। अगर बात करें 3 से 12 तक, तो इसका वैलेंसी होता है वेरिएबल वैलेंसी, मतलब कि इनके पास एक से ज़्यादा वैलेंसी, मतलब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक कंपाउंड फॉर्म किया, अब वही एलिमेंट अपना 2 इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट करके एक दूसरा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो ऐसा रीज़न, इसका रीज़न क्या है कि इसके पास वेरिएबल वैलेंसी है। तो रीज़न होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स कि इसका जो पेनल्टीमेट सेल है, मतलब आउटर मोस्ट जो सेल होता है ना, ये न्यूक्लियस हो गया, तो फर्स्ट सेल लेट सपोज इसके पास 3 सेल है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट वाला तो आपको पता है, जो सबसे बाहर जो होता है सेल, उसको आउटर मोस्ट, जिसको वैलेंस सेल भी कहते हैं। तो उसके बाद सेकेंड लास्ट जो सेल होता है ना, इसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। तो ये वाला जो भी सेल है ना, ये भी इसका वैकेंट रहता है, और यही कारण है कि ये शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। और इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, तो ये दोनों होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और बात करें ग्रुप 1 2, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट, ये एफ ब्लॉक हो जाता है, इसको इनर ट्रांजिशन भी बोलते हैं। और यहाँ 13 से लेके 18 तक ये हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, तो ठीक है। अब बात करें 13 वाले, तो इसका वैलेंसी हो गया 3, फिर कार्बन फैमिली 4, उसके बाद 7 जो नाइट्रोजन है, इसका हो जाता है 3 2 1 और फिर 0। नॉर्मल गैसेस का तो 0 ही होगा, क्योंकि उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट गेन करने का जरूरत नहीं है। तो आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज हम लोग फास्फोरस का एग्जांपल लेते हैं। फास्फोरस, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, मतलब फास्फोरस के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब फास्फोरस को स्टेबल होने के लिए 2 कंडीशन है, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सकता है। तो इसके लिए इजी क्या होगा, कम एनर्जी किस में लगेगा, तो ऑब्वियसली 3 को एक्सेप्ट करना। तो क्योंकि ये 3 एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस पे आ जाएगा 3 माइनस, है ना। तो ये हो गया
इसका वैलेंसी 3 हो गया है ना, तो इधर हम जाएंगे तो माइनस भी कह सकते हैं और ये 0। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन का हो गया बीच वाला कंडीशन कि 4 है, 4 डोनेट करना भी मुश्किल है और 4 एक्सेप्ट करना भी मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है, शेयरिंग करता है किसी और ऐसे एलिमेंट के साथ, लेट्स सपोज जैसे हाइड्रोजन के साथ। देखिए अब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे कि हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 1 होता है और इसको ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन से इसको मिल गया, तो हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे कार्बन 4 तो इसका खुद का भी था और 4 हाइड्रोजन से मिल गया, मतलब इसके पास भी अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी घूमेगा, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो ये इस तरह से हुआ। अब कुछ रेडिकल्स भी हैं, बहुत सारे रेडिकल्स भी आपको याद रखना होगा, है ना। और ये कहाँ से आया, इसका रीज़न आप लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मिधा गुरु में, तो वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे रख दूंगी, आप वहाँ से देख लेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9th का ही वीडियो है ये। यहाँ पे मैंने रेडिकल्स, आखिर सल्फेट आयन ये कहाँ से आया, सल्फाइट आयन, इस सब का रीज़न मैंने वहाँ पे बताया, तो आप वहाँ पे देख लेंगे। बट फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूँ, जैसे कार्बोनेट आयन ये सब हो गया, तो ये सब भी कुछ कुछ आपको याद रखना होगा। हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट, नाइट्राइट, वो सारा कुछ। तो आइए एक एग्जांपल पर समझते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको बोल दिया जाए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे करना है आपको, क्रिस क्रॉस मेथड यूज़ होता है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज वाले को पहले लिखते हैं कोई भी कंपाउंड में और निगेटिव वाले को बाद में। तो सोडियम और कार्बोनेट निगेटिव वाला है, ठीक है। तो अब सोडियम का वैलेंसी क्या है, सब इन दोनों का वैलेंसी को नीचे लिखेंगे। सोडियम का 1 है, कार्बोनेट का तो 2 होता है ना। यहाँ पे माइनस लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसको क्रिस क्रॉस करना है इस तरह से, मतलब ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला यहाँ पे, तो Na क्या हो जाएगा, Na2CO3। तो इस तरह से लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, अब नेमिंग्स, कुछ कुछ नेमिंग्स आपको सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहला, अगर मान लीजिए कोई मेटल एंड नॉन मेटल है, तब आप कैसे लिखेंगे नाम। तो मान लीजिए लेट सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं KCl। ये कंपाउंड किससे बना है, एक मेटल से और एक नॉन मेटल से, राइट। तो अब जब भी हम लोग को अगर ऐसा कंडीशन आए तो हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो मेटल वाला जो पार्ट है ना, उसको हम लोग एज इट इज उसका जो नाम है उसको लिखेंगे। लाइक K किसका सिंबल है, पोटेशियम, तो पोटेशियम एज इट इज लिखेंगे। अब नॉन मेटल जब भी रहेगा तो उसके एंड में हम लोग को ऐड करना है IDE, ठीक है। मतलब क्लोरीन है Cl, तो यहाँ पे हमको IDE ऐड करना है, तो ये हो जाएगा इसका नाम क्लोराइड IDE, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए LiCl है तो लिथियम क्लोराइड हो जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। NaCl हो गया तो सोडियम क्लोराइड, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह से। या फिर MgO हो गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, IDE ऐड करना है यहाँ पे, तो ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके पास 2 नॉन मेटल ही है, तब आप उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो लेट्स सपोज CO2, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, जो पहला वाला जो है उसको एज इट इज जो नाम है उसका, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या है, कार्बन। अब यहाँ पे ना हमको प्रीफिक्स लिखना है, किसका किसका। अगर मान लीजिए पहला वाला जो पार्ट है ना वो अगर एक ही है तो वहाँ पे मोनो नहीं लिखेंगे। मोनो 1 के लिए यूज़ करते हैं, 2 के लिए डाई, फिर ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से ऑक्टा, 8, 7, 6, इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। नॉन, डेक, 10 के लिए। तो पहला वाला जो पार्ट है अगर एक ही नंबर है, क्योंकि कार्बन एक ही एटम है यहाँ पे, तो यहाँ पे मोनो लिखेंगे, डायरेक्ट कार्बन, ठीक है। अब क्योंकि ऑक्सीजन 2 है ना, तो इसका हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे। कार्बन प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, 2 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करेंगे, राइट। तो हम लोग लिखेंगे कार्बन डाई। अब
IDE यहाँ पे भी ऐड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से लिखेंगे नाम, ठीक है। और बहुत और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए PCl5 है, तब कैसे लिखेंगे? तो देखिए पहला वाला जो नॉन मेटल है इसको एज इट इज एक ही है, तो हम लोग फॉस्फोरस डायरेक्ट लिखेंगे। अब प्रीफिक्स लिखना है, तो 5 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? 5 के लिए हम लोग पेंटा यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉस्फोरस पेंटा, फिर Cl है तो ऑब्वियसली क्लोराइड हो जाएगा, ID ऐड करना ही है यहाँ पे। और एग्जाम्पल लेट सपोज N2O है, मतलब पहला जो नॉन मेटल है वो 2 है, तो 2 के लिए हमको डाई यूज करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा डाई नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे तो ID नहीं करना है, डाई नाइट्रोजन। अब जो सेकेंड वाला जो नॉन मेटल है ना, अगर वो एक है तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मोनो, राइट। तो हम लिखेंगे डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा टाइप का। अगर मान लीजिए 2 एलिमेंट है और ऑक्सीजन है, तो उसका नेमिंग हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला, अगर मान लीजिए एक ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, 2 एलिमेंट है लाइक NaCl है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सोडियम, पहला वाला का नाम ऐसे ही एज इट इज सोडियम। और जब भी एक ऑक्सीजन होगा तो हम लोग यूज करेंगे हाइपो, और यहाँ पे जो सफिक्स यूज करना है वो होगा ITE, मतलब यहाँ पे होगा हाइपोक्लोराइट। यहाँ पे हमको IDE यूज नहीं करना है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। अब मान लीजिए कि 2 एलिमेंट तो रहेगा ही, NaCl है, अब ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन अगर 2 भी है ना, तब भी हमको ITE ही यूज करना है सफिक्स में, ठीक है। बट यहाँ पे हाइपो नहीं होगा, तो डायरेक्ट नाम हो जाएगा इसका सोडियम क्लोराइड। अब लेट सपोज 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के लिए सफिक्स जो यूज होगा वो होगा ATE, मतलब सोडियम क्लोरेट हो जाएगा, RATE, बाकी ये सेम रहेगा। और अगर मान लीजिए 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऐड हो जाता है परक्लोरेट, सोडियम परक्लोरेट नाम हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब एसिड्स का नेम हम लोग कैसे लिखते हैं? तो अगर मान लीजिए आपके पास बाइनरी एसिड है, मतलब एक ही हाइड्रोजन वाला है, लाइक सपोज HCl है या फिर HF है ना, HBr है, अगर एक ही हाइड्रोजन है तो उसका नेमिंग उसमें हम लोग ऐड करते हैं हाइड्रो, ठीक है। उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? हाइड्रो, और फिर नॉन मेटल जो भी रहेगा उसको एक एसिड लिखते हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रो क्लोरिक एसिड, ठीक है। HF का क्या हो जाएगा? हाइड्रो फ्लोरिक एसिड। अब अगर मान लीजिए कि पॉली एटॉमिक ग्रुप है, मतलब जो H है वो एक से ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग नेमिंग कैसे लिखते हैं? अगर मान लीजिए H2SO4 है, तो इसमें हम लोग हाइड्रो यूज़ नहीं करते हैं, हाइड्रो नहीं यूज़ करते, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। HNO3 है तो H तो कुछ नहीं लिखते हम लोग, HNO3, यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन है, बट स्टिल यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन लिखते हैं डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से कुछ आपको याद रखना होगा, है ना। ये तो लर्निंग वाला ही पार्ट है कि किस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं। अब नेक्स्ट वेरिएबल वैलेंसी होता है बहुत सारे एलिमेंट का, है ना। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी मेटल्स हैं उन सबका वेरिएबल वैलेंसी एक से ज़्यादा है। लेट सपोज आयरन का कौन कौन सा वैलेंसी होता है, क्या आपको पता है? Fe2+ वाला भी होता है, Fe+3 वाला भी होता है, कॉपर का +1 होता है, +2 वाला भी होता है, मर्क्यूरी का +1 +2। तो इसका नेमिंग हम लोग कैसे करते?
तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नंबर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बोलते हैं चार्ज उसमें कितना है। तो अगर मान लीजिए कि कम है तो कम वाले में अस ऐड होता है OUS, और ज़्यादा वाले में इक ऐड होता है IC। तो इसका नाम हो जाएगा फेरस, मतलब FeSO4 है। तो यहाँ पे इसका क्या है चार्ज, +2 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा फेरस सल्फेट। अब मान लीजिए कि Fe+3 वाला कोई कंपाउंड है, लेट सपोज FeCl3, तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे Fe फेरिक क्लोराइड। उसी तरह से कॉपर, तो कॉपर +1 वाला में क्यूप्रस हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा क्यूप्रिक। फिर उसी तरह से मर्क्यूरी वाला भी मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, इस तरह से नेमिंग करते हैं। अब बहुत सारे नॉन मेटल्स भी है ना कुछ जिनका वेरिएबल वैलेंसी होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, तो इसको भी जानना ज़रूरी है। जैसे कि नाइट्रोजन का क्या क्या वैलेंसी, कौन कौन सा इसका वैलेंसी होता है। तो सबसे पहली बात N2 लेट सपोज, और दूसरा एग्जांपल देते हैं N2O5, ये दोनों कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। तो नाइट्रोजन में इसका क्या वैलेंसी है, तो 3 वैलेंसी होता है, ये तो आपको पता है। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, लेट सपोज। क्यों, और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 है ना। तो इसको स्टेबल होने के लिए 3 चाहिए, और तो 3 इसको अपने ही जैसे एटम के साथ मिल सकता है ना, और इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म करता है। और ये कैसा बॉन्ड है, ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। अब बॉन्डिंग के बारे में आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, बट स्टिल मैं भी आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे इसका वैलेंसी हो गया 3, ठीक है 3। अब यहाँ पे चेक कीजिए, तो N2O5 है ना, इस तरह से कंपाउंड रहेगा। अगर आपको वैलेंसी निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो लेट सपोज नाइट्रोजन का निकालना है ना, तो नाइट्रोजन को आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो आप लिखेंगे 2x, ठीक है। अब ऑक्सीजन का तो आपको वैलेंसी पता है, दैट इज -2 होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे कितना हो गया, 5 ऑक्सीजन है, यानी कि -10 इक्वल्स क्या हो जाएगा, इस पर कोई चार्ज है क्या, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो हम 0 लिखेंगे। तो क्या हो गया इक्वेशन, 2x - 10 = 0। तो 2x = 10, दैट इज x = +5। तो यहाँ से हमको पता चला कि नाइट्रोजन का 5 भी वैलेंसी है और 3 वाला भी है, ठीक है। तो उसी तरह से फॉस्फोरस भी उसी फैमिली का है, तो इसका भी 3 और 5 होता है। अब बात करें सल्फर का, तो इसका 2 भी होता है, 4 भी होता है और 6 भी होता है। तो ये हो गई बात वैलेंसी के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट, हाँ केमिकल फार्मूला, कुछ एग्जाम्पल्स है, तो चलिए करते हैं। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड, IDE है, तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे ऑक्साइड होता है ना, ऑक्साइड O2- को हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्साइड। उसी तरह से सल्फाइड इसी फैमिली का है, तो H2- हो जाएगा। तो सोडियम है, तो सोडियम और सल्फर, सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फर का 2, क्रिस क्रॉस क्या हो जाएगा, Na2S। अब आते हैं सोडियम ऑक्साइड का, NaO, ठीक है। ऑक्सीजन का भी 2 होता है, तो Na2O हो जाएगा इसका केमिकल फार्मूला। अब राइट डाउन दी नेम, तो नेम कैसे लिखेंगे, तो लेट सपोज इसका लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इस तरह से। तो आइए स्टूडेंट्स अब जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उन केमिकल रिएक्शन को कैसे हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, वही होता है केमिकल इक्वेशन। So chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, लेट सपोज कोई एलिमेंट है तो उसका हम लोग सिंबल लिखते हैं, अगर कोई कंपाउंड है तो उसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, तो उस तरह से। तो सबसे पहली बात, रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होता है, तो जो भी रिएक्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है
जैसे कि अगर हम लोग कार्बन को अगर बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। अब रिएक्शन के बाद क्या बनता है, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ आफ्टर रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो लेट्स सपोज आपका रिएक्टेंट है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, उसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के रिएक्शन के बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अब वर्ड इक्वेशन, हम लोग कैसे वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, तो वर्ड इक्वेशन पहले जब हम लोग सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला नहीं यूज करते थे, तो डायरेक्ट हम लोग नाम यूज करते थे, लाइक मैग्नीशियम का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट के बीच में लिखते हैं प्लस साइन कि इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। फिर ये एरो साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना, तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। अनबैलेंस्ड मीन्स कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम लोग जब धीरे धीरे हमको सिंबल्स पता चलने लगा, हम लोग अब सिंबल्स यूज करने लगे, तो ये टाइम भी हमारा बचा रहा था। तो मैग्नीशियम को हम लोग क्या लिखते हैं, Mg, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, और फिर ये बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखने आता है, ठीक है। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ये दिखा रहा है कि हाँ, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट केमिकल चेंज शो कर रहा है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, मैग्नीशियम 1 है, ऑल्दो मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है ना, तो अनबैलेंस्ड को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बस वही बात, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही है, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और हमेशा मल्टीप्लाई बाहर में ही करेंगे, अंदर यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। और ये अगर बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स अब मैग्नीशियम हमारे पास 2 हो गया प्रोडक्ट साइड, और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो इक्वेशन आया ना, ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा, ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो सबसे पहली बात, हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो कि इन्होंने दिया था, एंटोइन लैवोशियर सर ने दिया है। तो इनका कहना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो लेट सपोज कि मान लीजिए रिएक्टेंट हम लोग लिए अभी हम लोग क्या लिए थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, इनका रिएक्शन करके MgO बना। अगर मान लीजिए ये क्या हो गया, ये अनबैलेंस्ड है अभी, ठीक है, मतलब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना भी मास हम लोग रिएक्टेंट में लेंगे, ठीक है, लेट सपोज 2 ग्राम मैग्नीशियम लिए और 5 ग्राम ऑक्सीजन लिए, ठीक है। तो जब मान लीजिए हम लोग रिएक्टेंट में कुछ मास वेट तो लिए, अब मास हम लोग मेजर कर लिया, अब उसके बाद जब रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन के बाद जब हम लोग प्रोडक्ट मिला उसका मास मेजर किए, तो वो भी आया 7। इट मीन्स इस टोटल का मास कितना था, 7 था, तो प्रोडक्ट का भी मास कितना होगा, 7 ही होगा। मतलब ये अंडरस्टूड है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हम, तो रिएक्टेंट जितना हम लेंगे अमाउंट उसका, भले ही केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, एक एटम दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है,
वो होता है, बट स्टिल यहाँ पे कोई बाहर से एटम नहीं आ जाता है कि मास बढ़ जाएगा, या एटम ऐसा नहीं है कि बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी मास रिएक्टेंट में होगा वही मास प्रोडक्ट में भी होगा। तो मास को ही कंजर्व करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं जो भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि रिएक्शन जो होगा वो बैलेंस्ड ही होगा। बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलेंस हम लोग कैसे करें, तो हम लोग बताते हैं हमें कैसे करना है। हम लोग को हिट एंड ट्रायल मेथड जो बहुत ईजीएस्ट मेथड है, तो अभी हम लोग वही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे ठीक है, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड था तो यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, बट अगर जब हम इसको बैलेंस्ड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे 2 से और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास स्टेट दैट whenever a chemical, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बस रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, लेट्स सपोज जिंक मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे जिंक जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन जो इस एसिड में है। तो क्या करता है, जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाता है और यहाँ पे बनता है एक सॉल्ट जिसका नाम है जिंक सल्फेट। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशंस के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। तो अब यहाँ पे भी ये आप देखिए, पहले चेक कीजिए कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो आपको देखिए यहाँ पे जिंक एक है, इधर भी जिंक एक ही है, सल्फेट आयन एक है, मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड है तो अगर हम लोग इसका मास कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, तो जिंक का मास होता है 65। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड का तो हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 है ना। तो जो भी इवन नंबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये मोस्टली 20 एटॉमिक नंबर तक के लिए फॉलो होता है और कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है जैसे नाइट्रोजन ये सब। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का 8 है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 8 × 2 दैट इज 16। तो 16 × 4 क्या हो जाएगा 64। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट। अब मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करिए। यहाँ पे भी क्या है, जिंक 65 प्लस सल्फर 32 प्लस 64 प्लस 2। तो आपको दिखेगा ये दोनों इक्वल है ना, मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड हो गया। तो हम लोग बैलेंसिंग बस इसीलिए करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो बैलेंसिंग में बस एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, दैट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसको बैलेंस्ड करने के लिए हम लोग को कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब हम लोग नंबर पुट करके चेक करेंगे कि बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बता दूं मैं कि आप लोग को एलिमेंट लिखना है। ठीक है, 3 कॉलम बनाएंगे, पहले में एलिमेंट लिखेंगे, जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व है, जो भी आयंस इन्वॉल्व है वो लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, वो एटम वो आयंस कितना नंबर है रिएक्टेंट साइड और कितना नंबर है प्रोडक्ट साइड में, तो नंबर लिख लेंगे। उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक ट्रिक है छोटा सा, कि जो भी एटम कम नंबर में है ना, आप उसको पहले बैलेंस्ड कीजिए। तो अगर आप पहले उसको बैलेंस कर दें तो आपके लिए बैलेंसिंग थोड़ा आसान हो जाएगा। और दूसरा ये, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले आप बैलेंस्ड कीजिए मेटल को, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को। ठीक है, ये एक ट्रेंड में आप अगर बैलेंस करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। तो लेट्स सपोज यहाँ पे पहले आयरन था, आयरन मैंने लिखा, मेटल, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड कितना है, आयरन एक ही है, आयरन प्रोडक्ट साइड 3 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 4 है।
तो बैलेंस करने का है कि हम लोग पहले ऊपर वाले को फिर नीचे इस तरह से आएंगे। तो चलिए क्या करना होगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी आयरन 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ किए तो यहाँ पे भी इसके आगे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। इट मीन्स यहाँ पे आयरन जो है वो बैलेंस्ड हो गया, राइट। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था और यहाँ पे भी 2, मतलब हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, मतलब यहाँ पे हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे H2O के आगे हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया बट हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए रिएक्टेड साइड हाइड्रोजन हो गया अब 8, है ना। जो भी चेंजेस होते जाएंगे ना आप उसको अकॉर्डिंगली लिखते जाएंगे, बट यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको इक्वल करने के लिए, 4 से ही ऑब्वियसली। तो चलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब जो ये इक्वेशन हुआ ये बैलेंस्ड हो गया ना, इसको हम लोग यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इधर भी आयरन 3 है, हाइड्रोजन 8 है दोनों साइड, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी चेक कर लीजिए। तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अगर हम चाहते हैं केमिकल इक्वेशंस को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना तो हम लोग कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें पता है कि अगर हम लोग कार्बन का कोई भी चीज़ अगर बर्न करते हैं, लेट सपोज कार्बन का कोल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। बट इस इक्वेशन से क्या आपको पता चल रहा है कि ये इक्वेशन कितने टाइम में ख़त्म हो रहा है? नहीं पता चल रहा है ना। इस इक्वेशन में ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन में हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है या एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रहा है। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट का स्टेट भी नहीं पता चल रहा है, किस टेम्परेचर पे हो रहा है, किस प्रेशर पे हो रहा है ना। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होता है जिसमें हमको सर्टेन टेम्परेचर देना पड़ता है तभी वो रिएक्शन होता है। तो और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए किसी भी केमिकल इक्वेशंस को हम लोग कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। लेट सपोज आपको पता है कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में हमको हीट देना पड़ता है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हम लोग बर्न करते हैं तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमको हीट सप्लाई करना पड़ रहा है तो ये रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक, ये तो हमें पता है। बट इस इक्वेशन से कैसे पता चलेगा, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रायंगल, ये हीट होता है, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन में हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और स्टेट की बात करें तो कार्बन ये सॉलिड होता है तो सॉलिड के लिए हम लोग S यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन गैस है तो गैस के लिए G सिंबल यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन गैस है तो इसके लिए G यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है आयरन, तो सॉलिड है तो S यूज़ किए। अब यहाँ पे आयरन जो है उसको स्टीम से रिएक्ट करा रहे हैं तो स्टीम तो H2O गैस ही फॉर्म होगा इसका, तो उसके लिए G यूज़ कर लिए। उसके बाद आयरन ऑक्साइड ये भी सॉलिड, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस ये भी गैस हो गया। तो इस तरह से हम लोग इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं अपने केमिकल इक्वेशंस को। तो यहाँ पे देखेंगे और भी एग्जांपल है, जैसे ये जो रिएक्शन होता है ना ये इसी प्रेशर पे होता है, दैट इज 340 ATM पर। अगर हम लोग इतना प्रेशर नहीं देंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग ये सब भी यूज़ करते हैं और एरो पे ही लिखते हैं टेम्परेचर प्रेशर जो भी हो। जैसे हम लोग को पता है फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ही होता है, तो यहाँ पे हम लोग एरो के ऊपर या फिर इसके नीचे भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। तो एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का मास, है ना। आपको पता है कि कोई भी चीज़ मासलेस तो नहीं होता है, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मास है। एटम भले ही हमें दिखता नहीं है नेकेड आई से, बट स्टिल उसका भी तो कुछ ना कुछ मास होगा। तो मास हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो मास हमेशा हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में ही बताते हैं, है ना। इसको समझने के लिए एक डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल आप कंसीडर कीजिए। लेट सपोज आपको कोई बोल दे कि आप मेजर करके आओ 1 kg ऑफ एप्पल। तो अगर आपके पास वेइंग बैलेंस होगा तो आप क्या करेंगे, आप एक साइड 1 kg वाला स्टोन रखेंगे, राइट,
और दूसरी साइड आप एप्पल को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। और आप कब तक ऐड करेंगे? जब तक ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। और जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो आप कहेंगे कि इतना जो क्वांटिटी है वो उसका मास कितना हो जाएगा? 1 kg हो गया, मीन्स 1000 ग्राम, राइट। तो उसी तरह से अगर हमें फंडामेंटल वर्ल्ड में अगर आपको 10 कार्बन एटम है, आपको पूछ दिया जाए इसका मास क्या होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? या फिर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, कैलकुलेटेड मास। तो मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मास हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम लिखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिकुलर मास। तो यहाँ पे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं? तो वो होता है कार्बन का एक एटम जो कि C12, और इसका भी 1/12 पार्ट, मीन्स 1/12 मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम लिए C12 वाला, ठीक है। इसका कहने का मतलब कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है ना। और मास जो है किसी एटम का इन दोनों पे ही डिपेंड करता है, और इसका मास भी लगभग बराबर होता है। तो इसको हम लोग 12 इक्वल पार्ट में तो डिवाइड कर सकते हैं। तो एक कार्बन एटम को हम लोग जब इसको 12 पार्ट में डिवाइड किए तो इसका जो एक यूनिट है इसी को ही रेफरेंस माना गया है। आई होप रेफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो देखिए 1 एटॉमिक मास, या फिर इसको बोलते हैं 1 AMU, या फिर 1U, डायरेक्ट U भी बोलते हैं, यूनिफाइड मास अब यूज करते हैं, या फिर एटॉमिक मास यूनिट। ये किसके बराबर होता है? 1/12 मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम। लेट्स सपोज ऐसा जो एक यूनिट था हम लोग 12 लिए, तो ये कार्बन एटम के मास के बराबर हुआ। अब मान लीजिए ऐसे ही हम लोग 4 ले लिए, तो ये किसके मास के बराबर होगा? तो हीलियम का एक एटम के मास के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है हीलियम का मास कितना होता है? 4 ही होता है, राइट। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास सोडियम है, तो सोडियम के लिए आपको और भी ज़्यादा ऐसा यूनिट लेना पड़ेगा। यहाँ तो 12 ही है, तो हमको सोडियम के लिए कितना चाहिए होगा? आपको पता है सोडियम का मास कितना होता है? 23, तो यानी कि 23 हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चाहिए। तो इस तरह से जो यूनिट होगा ये 23 चाहिए, तब इसके मास के बराबर होगा, राइट। तो ये हमेशा हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया? देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास की नंबर ऑफ टाइम्स 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर। कितना हैवियर है? किससे? 1/12 मास ऑफ C12 कार्बन एटम। और वही मॉलिक्यूल की बात करें, रिलेटिव मॉलिकुलर मास, कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड या फिर ऑफ कोई सब्सटेंस कितना हैवियर है फ्रॉम 1 AMU, या फिर 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास। तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसका मास कैलकुलेट करना है ना। इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास। जो भी एटम है उसमें H2O है, ठीक है। तो इसका ये मॉलिक्यूल है एक, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए जो भी एटम प्रेजेंट होगा उसका मास हमको पता है ना, मास नंबर। तो मास को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का एक ही होता है ना। इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2+ और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, दैट इज 18U। अब फॉर्मूला मास यूज होता है आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड्स बनता है हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल। आयंस मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपना डोनेट कर रहा है और कोई दूसरा ऐसा एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हो जाता है फॉर्मूला यूनिट। और इसका हम लोग मास कैलकुलेट करें, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? सोडियम और क्लोरीन का ही मास ऐड करेंगे। तो ये बस आयनिक कंपाउंड के लिए होता है फॉर्मूला मास, और ये मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल हो जाएगा 0.5, 58.5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे और क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो ये हमने पहले भी कैलकुलेट कर लिया। अब HNO3 का तो कैसे निकालेंगे? HNO3। सोडियम का मास कितना होता है? 1,
नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 16 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 363 यू। ठीक है, अब फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है Na2O ZnO K2CO3, तो कैसे निकालेंगे? तो ZnO है, तो जिंक का मास कितना होता है 65, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 81 यू। ठीक है, ये यूनिट तो हो गई, मास है तो। अब नेक्स्ट और जितने हैं ये सारे आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। अब परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, मीन्स यहाँ पे हमको परसेंटेज निकालना है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है और उसमें से आपको बताना है, लाइक वाटर है, वाटर में आपको बताना है कि हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, और परसेंटेज मास में तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है कि लेट्स सपोज हमको अगर परसेंटेज हाइड्रोजन का निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। कितना मास है हाइड्रोजन का डिवाइडेड बाय मास ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल मास, टोटल मास, और परसेंटेज है तो इनटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन, ये भी याद रखिएगा कितना मास, ये नंबर भी हमको चेक करना है क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन का डेफिनेशन क्या होता है? इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें, वो उसका हो जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसका भी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोजिशन होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, आपको यहाँ पे परसेंटेज बताना है सोडियम का, जो भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है सबका परसेंटेज निकालना है। थर्ड ऑक्सीजन का, तो कैसे निकालेंगे? तो एक एक करके निकालना होगा हमें। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ सोडियम, क्या करेंगे? मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास पहले कैलकुलेट करना होगा, दैट इज Na2CO3। यहाँ पे 2 सोडियम है और सोडियम का मास कितना होता है 23, तो 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का मास 12 प्लस 16 होता है ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन है यानी 48 हो जाएगा। ये हो गया 46 प्लस 60, ये हो जाएगा 106 यू। ठीक है, तो टोटल मास हमें पता चल गया। अब सोडियम का मास कितना हो जाएगा? तो 46 डिवाइडेड बाय 106 इंटू 100, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो हो जाएगा परसेंटेज सोडियम का। ठीक है, उसी तरह से कार्बन का भी निकाल लेंगे और ऑक्सीजन का भी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला। अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो उसका मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो हम थोड़ी देर पहले ही सीख चुके हैं। उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला, फार्मूला तो है तो उसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एटम का मास ऐड कर देंगे बस। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ये सिमिलर है केमिकल फार्मूला से। लेट्स सपोज वाटर का केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो यहाँ पे फिक्स्ड है कि 2 एटम हाइड्रोजन रिएक्ट किया 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से, मतलब यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट, जो भी प्रेजेंट है वो शो कर रहा है। तो ये हो जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेट्स सपोज बेंजीन की बात करें तो C6H6 होता है, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे फिक्स्ड है कि 6 एटम क्या है? कार्बन है और 6 एटम हाइड्रोजन है। ये दोनों रिएक्ट करके एक बेंजीन मॉलिक्यूल फॉर्म किया। तो ये क्या हो जाएगा? ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब बात करें ग्लूकोज की तो C6H12O6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि 6 एटम कार्बन का है, 12 एटम हाइड्रोजन का है और 6 एटम ऑक्सीजन का है, मतलब एग्जैक्ट नंबर शो कर रहा है ना ये। तो ये हो गया इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बेंजीन का और ये वाटर का। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आई होप आप सबको पता है, बट एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है?
तो एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब एटम का क्या रेशियो है, वो भी मास में रेशियो बताता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज बेंजीन की बात करें तो C6H6 होगा, है ना। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यहाँ पे लिखते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे रेशियो अगर लेंगे हम लोग दोनों एटम का, दो ही एटम है यहाँ पे, कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन कितना है 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर। होल नंबर में पॉइंट में नहीं करना है, तो इसको जब हम लोग कट करेंगे छोटा नंबर तो 1:1 हो जाएगा ना, 1:1। तो यहाँ पे CH 1:1, तो ये हो गया CH जो हुआ ना, ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल गया तो हम लोग एम्पेरिकल मास कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो ये था कॉन्सेप्ट एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे गिव द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है। एम्पेरिकल फार्मूला मीन्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, राइट। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, क्योंकि सिंपलेस्ट होल नंबर करेंगे तो 1:1 हो जाएगा, दैट इज CH, राइट। अब एसिटिलीन क्या होता है, C2H2, ठीक है। ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:2। तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर 1:1। तो यहाँ पे भी एम्पेरिकल फार्मूला हो गया CH। नेक्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, तो आपको पता है C6H12O6 होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका रेशियो लिखेंगे तो 6:12:6। तो अब इसको कट कीजिए सिंपलेस्ट होल नंबर में, तो 1:2:1 हो जाएगा। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो होगा CH2O। अब इसका हम लोग मास कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कैलकुलेट द मास ऑफ दिस, तो आप निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे, हर एक एटम का मास ऐड कर देंगे। अब एसिटिक एसिड का जो कि विनेगर में होता है, उसका फॉर्मूला क्या है CH3COOH। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे 3 एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है 2 है, ठीक है। रेशियो निकालना है ना हमें। हाइड्रोजन कितने हैं 4 है और ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे भी कट हो सकता है 1:1, यानी कि कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन। तो ये किसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, एसिटिक एसिड का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का क्लास लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।